शुक्रिया साथियों का। भाई मेरा एक निवेदन है, जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं, आप भी रावत जी यहाँ जाइए। पहला सवाल तो ये है, सच्चाई सुनोगे या बहुत चुटकुलों भरा अच्छा सा भाषण? ये बताओ, अपनी सच्चाई सुनना चाहोगे या नेता वाला भाषण सुनना चाहोगे? जो कह दोगे वो सुना दूंगा मैं परफेक्ट सुनूंगा। सच्चाई सुनना चाहते हो तो फिर अपने मन को पक्का कर लो, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वी बातें बुरी लगती हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात शुरू करूं। अपनी बात शुरू करने से पहले सारे संतों गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। मेरा निवेदन है, जो साथी मंच पे हैं, अगर उनको बोलना है तो ये स्वभाव गर्म है तो यहाँ से उठते जा सकते हैं, उधर बाहर जाकर बोले। अगर उनको मंच पर बैठना है तो अपने मुंह पर, जब तक मैं बोलता हूँ, ताला लगा ले बिल्कुल। अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सही यही है। सारे संतों गुरुओं को नमन करता हूं और गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ इस भारत के अंदर जिसने आंदोलन चलाया, क्योंकि भारत का जिम्मेदार नागरिक हो तो फिलहाल बात भारत की करूंगा, जिसने भी आंदोलन चलाया, ऐसे सभी महानायकों को क्रांतिकाली सलाम के साथ जय भीम भी पेश करता हूं। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। गौर से सुनिएगा, हमारा ये जो आंदोलन है, जिसे आज फूले साहब अम्बेडकर साहब काशीराम के आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे कभी तथागत बुद्ध ने चलाया, कभी सतगुरु रैदास, नानक, संत कबीर, गुरु घासीदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, कभी बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, काशीराम, मान्यवर साहब काशीराम, और आज आप सब लोग मिलकर के चला रहे हैं। ये आंदोलन सदैव गैर बराबरी के खिलाफ रहा है, सदैव। और जब तक ये सृष्टि है, तब तक, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस आंदोलन को गैर बराबरी के खिलाफ ही माना जाएगा, हमेशा माना जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सच आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। आज हम मंच पर खड़े हो गए, जैसे हमारे साथी ने भी खूब मंच पर कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री को धत्ता बताया। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री निकम्मे है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि उनके नेता यहाँ दलित समाज की महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं और मुकदमा तक प्रशासन दर्ज नहीं होने दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे मुख्यमंत्री कमजोर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री को दोष क्यों दूं? किस लिए दोष दूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आर्टिकल 19 की व्यवस्था की। आर्टिकल 19 पढ़िएगा जाकर के, गौर से सुनिए, जो यहाँ बैठे हैं वो लोग भी, और जो बाहर दुकानों पर या इधर उधर घूम रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वो सब लोग मुझे गौर से सुनने का काम जरूर करें। ये आर्टिकल 19 देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, ये समूह इकट्ठा कर पा रहा हूं, तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 भीम आर्मी को, किसी भी एक व्यक्ति को अधिकार देता है खड़े होकर अपनी बातों को रखने का। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब यहां अन्याय अत्याचार होता है, जब बेटियों की इस्मत लुटती है, जब मूछ रखने पर हत्या होती है, जब पेशाब पिलाया जाता है, ऐसे कितने सूरमा हैं जो अपने गांव से लेकर के अपने जिलों तक विरोध करते हैं? कितने लोग हैं? सिर्फ हाथ खड़ा करके बताइएगा, और झूठ मत बोलिएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये समाज बहुत सच्चा रहा है। आप देख लीजिए, अगर रेशो निकालकर देखा जाए, इस देश की वो आबादी, भारत की वो आबादी जो यहाँ की सड़कें साफ करती है, जो किसानी करती है, जो अन्न उगाती है, जो छोटे छोटे व्यापार करती है। मैं जब देखता आ रहा था कि ठेलियों पर समाज जो है, वो ठेली पर कोई केले बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, वो आबादी जब उसके साथ अत्याचार होता है,
जो देश में जिसको सर्वहारा कहा जाता है कि अगर वो आबादी एक दिन काम न करे तो ये भारत देश सड़ जाएगा, सड़। और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको रस्तों पर जगह नहीं मिलेगी निकलने की। वो आबादी अगर एक दिन काम न करे, उस आबादी के साथ जब गलत होता है वो मौन रहती है। क्या हो गया भाई? दोस्त मुख्यमंत्री का कैसे निकाल दूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया, कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास सरों की गिनती ज्यादा होगी वो इस देश का राजा बनेगा। अब हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब आंकड़े निकालते हैं, देखते हैं दलित समाज की भरपूर जनसंख्या है, आदिवासियों की भरपूर जनसंख्या है, पिछड़ा अल्पसंख्यक की भरपूर जनसंख्या है, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब अन्याय अत्याचार होता है तो रोते हो, कहते हो कोई आकर बचा ले। जब ताकत बनाने की बात आती है तो बिक जाते हो, लुट जाते हो। वो 5 साल का शोषण नहीं देखते, वो एक दिन का स्वाद देखते हैं। क्या देखते हो कि जब वोट डालने की बारी आती है, ये राजनीति नहीं, सब लोग सुने, वोट कोई राजनीति नहीं है, वोट अधिकार है आपका। वोट निर्माण करता है आपके गांव में जो आपका खड़ंजा, आपका रास्ता जिस पर पानी भरा पड़ा है, ये वोट उसका निर्माण करता है, ये वोट उसको पक्का कर सकता है। समझ रहे हैं? ये वोट आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को रोक सकता है। ये वोट आपके बच्चे की शिक्षा अच्छी कर सकता है। ये वोट आपके घर में उन्नति ला सकता है। ये वोट इस प्रदेश को बहुत अच्छा प्रदेश बना सकता है और इस देश को बहुत अच्छा देश बना सकता है। लेकिन अफसोस, इस देश में महापुरुषों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अगर मैं देखूं कि जिस बात को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित उन्हें ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषित उन्हें ललकारा है। भारत की जल जमीन में 90 भाग हमारा है। हम 90 भाग वाले लोग आज गुलाम मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें अम्बेडकर भवन दे दो। हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, हम मांग रहे हैं उन लोगों से। जिन लोगों को देने वाला होना चाहिए था वो लोग मांगने वाले हैं। कौन बेवकूफ है बताइए मुझे? कौन मूर्ख है इस देश में? वो मूर्ख है या हम? इतनी बड़ी आबादी, लोकतंत्र कहता है कि अपने अंगूठे की ताकत में आपके पास सब चीजें हैं, हम फिर उनसे मांग रहे हैं, हम फिर गिला शिकवा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेला मुकदमा दर्ज नहीं होने देता रेप के बाद भी। कौन बेवकूफ है? वो बेवकूफ नहीं, हम बेवकूफ हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सही मतलब हम सब लोग मिलकर समझ ही नहीं पाते। उस लोकतंत्र का फायदा नहीं उठा पाए। जब वोट की बात आती है तो वो छोटे से मांस के टुकड़े में, कुछ चंद कागज के रुपयों में, कुछ नशे की व्यवस्था में, जब हम सिर्फ एक दिन के लिए बिकते हैं, पूरे 5 साल होते हैं। लोग समझाते हैं तुम आकर के कि लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, बताएंगे। अगर परिवार को सुधारना राजनीति है, अन्याय अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होना राजनीति है, और इस देश की व्यवस्था को बचाना अगर राजनीति है, तो ऐसी राजनीति तो बच्चे बच्चे को करनी चाहिए, घर घर में करनी चाहिए, गली मोहल्लों में करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, आप ही से यहाँ करवाऊंगा। इस देश की मेरा मानना है कि मुख्यतः सिर्फ 2 समस्याएं हैं भारत की। वो किसान की हो, जवान की हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, गुरबे की हो, किसी भी जाति के व्यक्ति को 2 समस्याएं हैं, शिक्षा और चिकित्सा। क्या समस्या है? शिक्षा और चिकित्सा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले, चाहे बॉर्डर पर खड़ा सैनिक हो, वो भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, या फिर जो मेरी सुरक्षा में सिपाही आए हुए हैं ये भी ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले। व्यापारी भी ये सोचता होगा, किसान भी ये सोचता होगा, मजदूर भी ये सोचता होगा। लेकिन भारत में शिक्षा का व्यापारीकरण इतने बड़े स्तर पर किया गया है, इतने बड़े स्तर पर किया गया है कि आज शिक्षा के नाम से ना जाने कितने हजार लाख करोड़ रुपए का धंधा किया जाता है यहाँ भारत के अंदर। हम मौन है। सरकार भारत की शिक्षा फ्री करे और शिक्षा का एकीकरण करे कि एक मजदूर का बेटा और एक डीएम का बेटा एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक दुकान पर परचून की दुकान चलाने वाले का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा एक स्कूल में पढ़ेंगे। फिर देखिए व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है।
बिल्कुल बंद नहीं की। चिकित्सा कि अगर आपको जुकाम लग जाए, अभी बुखार का बड़ा प्रकोप चल रहा है, जब आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, केयर नहीं होती, और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा 25-30 हजार रुपये होता है। जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, सोचिए वो 25-30 हजार रुपये कहां से लाएगा। भारत के अंदर सबसे बड़ा व्यापार कोई है शिक्षा के साथ, शिक्षा के बराबर का, तो वो व्यापार चिकित्सा का है, जहां 1 रुपए की गोली को 100 रुपए बना करके बेचा जाता है, और हमारी मजबूरी होती है उसको खरीदना। अगर कहीं किसी भी देश, पूरे विश्व में किसी भी देश की सरकार अपने यहाँ की चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त कर दे और कहे कि जो एमबीबीएस करके आएगा वो पहले 10 साल आकर यहाँ भारत सरकार की नौकरी करेगा, तब जाकर के वो अपना क्लिनिक या अपना कुछ काम कर सकता है। देखिए भारत से मृत्यु दर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो कई हजार लाख करोड़ का बिजनेस है, वो बिजनेस कहां से आएगा? वो जो पेट मोटे हो रहे हैं वो कहां से आएंगे? ये जो नेता एसी में बैठे बैठे भाषण देते हैं, ये गलत है। ये बड़े बड़े मोटे पेट हो रहे हैं, जो गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, मध्य प्रदेश के दलितों की बात लूं तो 2 अप्रैल में मध्य प्रदेश ने ना जाने कितने जवान अपने शहीद किए। एससी स्टेट का मामला तो याद है, भूल गए हो? याद होगा ना। अब आप मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पटवारी से, अपने थाना अध्यक्ष से, अपने कलेक्टर से, अपने एसडीएम से, या वहां के नेता से, जो बच्चे उस 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए थे, उनके परिवार की व्यवस्था के लिए बात की है कोई आपके साथ? अब सोचिए हम कितने पीछे हैं, क्यों पीछे हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए ना। क्या आपके घर रोटी देने कोई और आ सकता है? जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और आ सकता है? किसे आना पड़ेगा? आप लोगों को। आप मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, नेता से दब जाते हैं। देखिए यहाँ की समस्या, एक पत्रकार साथी मुझे भी देकर के गया है कि यहाँ कुछ आदिवासी परिवार पिछले 10 साल से रह रहे हैं। आदिवासी का मतलब समझते हैं? इस देश के मूल निवासी, इस देश की जल जंगल जमीन को अगर किसी ने बचाया, यहाँ की खनिज संपदा का अगर कोई मालिक है तो वो यहाँ का आदिवासी है। 10 साल से रह रहे हैं। मौजूदा समय की सरकार ने उनकी उस जमीन को जहां पर वो रह रहे हैं, उसको उद्योगपति को लीज पर दे दिया कि जाओ। होना क्या चाहिए था? पहले उन आदिवासी समाज के लोगों की रहने की व्यवस्था सरकार करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, लेकिन नहीं कर सकती। एक मामला और यहाँ का बड़ा है। यहाँ पर सदगुरु रविदास जयंती मनाने के लिए कुछ साथियों ने प्रयास किया और वो अंबेडकर भवन सामुदायिक भवन में गए। वहां उनको सदगुरु रविदास जी की जयंती नहीं मनाने दी गई। सदगुरु रविदास जी के विषय में थोड़ा बता दूं। अब से 700 साल पहले ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले एक महान संत, उस समय इतनी बराबर लड़ाई उन्होंने लड़ी कि शास्त्रार्थ में उस समय के ब्राह्मण कौन, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनको हरा करके उत्तर प्रदेश के बनारस में उनके कंधे पर, उनकी पालकी में उनके कंधे पर बैठकर पूरे बनारस घूमे थे वो सदगुरु रविदास। उनकी जयंती मनाने के वो है। और देखिए यहाँ के एसडीएम साहब कितने मजबूत हैं, वो कलेक्टर का आदेश नहीं सुनते। कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई यहाँ अंबेडकर भवन बनाने के लिए जगह खाली पड़ी, इसको दे दीजिए, आवंटित कर दीजिए। लेकिन एसडीएम साहब मना कर देते कि नहीं, जब तक लिखे ऑर्डर नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं दूंगा ही नहीं। सोचिए हम कहाँ हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं। पढ़ लिखे हम, अधिकारी हमारे, नेता हमारे, जनसंख्या में हम ताकतवर, कमाने खाने में हम ताकतवर, और सबसे पीछे एक एसडीएम हमें अंबेडकर भवन बनाने की जगह नहीं दे। सोचिए क्या वैल्यू हम लोग। अभी एक साल और भी बताया गया, यहाँ पर पानी की समस्या बताइए। पानी की कोई सरकार या प्रशासनिक अधिकारी की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में जो खाद्य चीजें हैं, जो पीने की चीजें, वो शुद्ध हो। और यहाँ के लोग खारा पानी पीने में मजबूर हैं, उनको सही पानी नहीं मिल पा रहा। ये पत्रकार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। उन्होंने बताया सर ये मामला है, और यहाँ लोगों की अधिकतर समस्या है किडनी फेल होने, जो पथरी होने से हो रही है। ना जाने कितनी मौतें हो चुकी है।
अब ये भी देखिए 3 बीघा जमीन ये दलितों की जमीन पर कब्जे कर रही है सरकार बीजेपी। बिजली विभाग के कर्मचारी जो यहां पहले से कार्यरत थे संविदा पर, जब से बिजली विभाग का प्राइवेटीकरण हुआ है तब से वो जो संविदा कर्मी पिछले 10 साल 5 साल से आज चल रहे थे, उनसे अब धन की डिमांड की जा रही है। अगर तुम्हें अगले 2 साल के लिए कार्य पर रहना है तो तुम्हें धन देना पड़ेगा। एक बात बताओ कि जहां आपने 10 साल अपने दे दिए हो जीवन के, और फिर दोबारा तुम्हें पैसा मांगा जाए कि नहीं तुम्हें यहाँ काम करने के 10 और 2 साल के लिए पैसे देने पड़े, कितना दर्द हुआ। ये देश में भ्रष्टाचार की सीमा की प्रकाष्ठा है। और ये मध्य प्रदेश की समस्या नहीं। अगर आप चाहते हैं इन समस्या का समाधान हो तो लड़ने वाले लोगों के कंधे को मजबूत करने का काम कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति आया और सिर्फ भाषण दे रहा है, ये भाषण नहीं है, नहीं, ये भाषण नहीं है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था को मैं देखता हूँ, जब ये देखता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो बजट आता है उस बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा लगता है, तो दुख होता है, दर्द होता है कि जो हिस्सा गरीबों के लिए आना चाहिए था वो हिस्सा नेताओं के प्रशासनिक अधिकारियों की जेब में चला जाता है, दर्द होता है। मैं जानता हूँ ये बातें करने के बाद मेरे मुझ जैसे व्यक्ति की हत्या भी हो सकती है, नॉर्मल बात है। जब आप कई हजार करोड़ की बात करोगे और पूछोगे कि जब इस सरकार के बजट में हमारे लिए था, हमारे गांव के लिए था, ये गया कहां? जब आप इस चीज के बाद उठाओगे तो क्या होगा? हत्या हो सकती है ना। कई हजार करोड़ रुपए कितने होते हैं? गूगल पर अपना मध्य प्रदेश का बजट चेक कीजिएगा, पता लग जाएगा। यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री जो ये समझ बैठे हैं कि वो तानाशाह, जो ये समझ पाते हैं कि वो धन कमाकर भारतीय राजनीति को रोक देंगे, या वो ये समझ बैठे हैं कि भारत का दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक उनका गुलाम है, तो उनके कान खोल दूं। हमने कहा साहब गुलाम तो हम किसी के हैं नहीं। हम तो गुलाम बिहार में नहीं थे कि एक व्यक्ति ने बिहार में 40 साल पहाड़ खोदा और पहाड़ खोद करके रास्ता बना दिया, वहां पर लोगों को चलने की ताकत दे दी। हम तो उस कुल के लोग हैं, गुलाम नहीं है। और चेतावनी भी दे दूं कि जो लोग भारतीय राजनीति को ये समझ बैठे हैं कि राजनीति सत्ता और पैसे के आधार पर चलेगी, ताकत के आधार पर चलेगी, गोली बंदूक के आधार पर चलेगी, मैं चुनौती देता हूं उनको। इस राजनीति को नंगा ना करा भीम आर्मी के लोगों ने और 1 रुपए की राजनीति पर लाकर खड़ा ना कर दिया, तो फिर कहिएगा क्या बात। वो जो आज पैसे को लेकर के बूथ गांव तक पैसे भिजवाते हैं, कोई मदिरा भिजवाते हैं और यहाँ के वोटों का सौदा करते हैं, हमें भी जिद है। बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, जिद है। गांव गांव जाकर समझाएंगे, घर घर जाकर समझाएंगे, देश का वास्ता देंगे और बताएंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस समय अंग्रेज थे, इन्होंने सदैव अंग्रेजों की चाटुकारिता गुलामी की। ये बताएंगे, आप करेंगे समाज को तैयार और यहाँ की राजनीति को बदल कर दिखाएंगे। मंत्री मुख्यमंत्री बनना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर, जिला पंचायत का चुनाव था, तो चुनाव के बाद मैं उस जिले में गया। वहां के पदाधिकारी ने मुझे बताया कि साहब हमारी टीम ने सिर्फ 14,000 रुपए में जिला पंचायत सदस्य बना दिया, सिर्फ 14,000 रुपए में। मैं सोचने लगा जिला पंचायत सदस्य नाम लेते कि चुनाव लड़ना है तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं साहब, लाखों रुपए खर्च नहीं होते, जाएंगे समाज का काम करेंगे, समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षा का अधिकार क्या होता है ये बताएंगे, और तब जाकर के हमने ये काम करके दिखाया। अब समझिए, जब 14,000 में जिला पंचायत बन सकता है तो 24,000 में विधायक भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बनेगा कैसे? अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ना जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं और आपको अपने अधिकारों का पता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो आपकी राजनीति को स्थापित होने से रोके। किसी बड़ी गाड़ी में बैठकर चलने की जरूरत नहीं है, आप पैदल चलकर भी, साइकिल से भी इस देश में विधायक एमपी बन सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार आपको लेकर के गए, लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता। हम बेकार हो गए हैं, हम झूठी बातों में ज्यादा पड़ जाते हैं। कोई नेता आता है, बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाता है, अच्छा भाषण देकर के ये कहता है कहने नहीं फलाने नहीं कर दिया, टिकड़े नहीं कर दिया, हम ताली बजाकर खुश हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं। अगर वाकई किसी चीज का निर्माण करना चाहते हो, इस देश का नव निर्माण करना चाहते हो, तो याद करो
सन 1942 में मैं लेकर के चलूंगा। इस देश में एक सेना थी, जाति के नाम से सेना थी, चमार रेजिमेंट जिसका नाम था। जिस समय आजाद हिंद फौज लड़ रही थी तो अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को कहा कि जाओ आजाद हिंद फौज के लोगों से जाकर लड़ो, लेकिन नहीं, उस समय के उन सूरमाओं ने अपने हथियार डाल दिए और आजाद हिंद फौज के साथ जाकर के अंग्रेजों के साथ भी लड़ा। उस समय जब रेजिमेंट को बंद कर दिया गया, ये मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि इस देश के प्रति, इस देश की दलित जातियों की, पिछड़ी जातियों की बड़ी जिम्मेदारी है और खासकर से इस देश के मुसलमान की इस देश के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। एक नाम रह रहकर याद आता है, ब्रिगेडियर उस्मान। कभी पढ़ने का मौका मिले तो गूगल पर सर्च मारकर पढ़िएगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के कर्नल ने ऑफर दिया कि अगर तुम हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ तो हम तुम्हें ताउम्र अपनी सेना का चीफ बनाकर रखेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा नहीं, जिस मट्टी में मेरे बुजुर्गों की, जिस मट्टी में मेरे बुजुर्ग दफन है, उस मट्टी में ये मुसलमान इस्लाम को मानने वाला कभी गद्दारी नहीं करेगा। और नहीं की, पाकिस्तान को हराया और आज मुसलमान को देश में गलत बताया जाता है। नहीं, अपने आप को गर्व से देखना शुरू करो, शौर्य से देखना शुरू करो, डरना बंद करो। मौत जीवन में एक बार आती है, वो एक्सीडेंट में भी आ सकती है और बीमारी से भी आ सकती है। और इन ऐसे लोगों से जो देश की व्यवस्था में जाति धर्म की व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, ऐसे वो लोगों से लड़ते हुए भी आ सकती है। अगर लड़ते हुए तुम लोगों को मौत आती है, हम लोगों को लड़ते हुए मौत आती है, तो जब तक ये सृष्टि रहेगी हमको जाना जाएगा, हमारे नाम को याद किया जाएगा। जैसे हम 2 अप्रैल के 13 वीर शहीदों को, सपूतों को याद करते हैं, जैसे हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं, अशफाकुल्लाह खां को याद करते हैं। और अगर हम कीड़े मकोड़ों की तरह सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारी से चलते हुए मर जाते हैं, तो हमें सिर्फ हमारा परिवार एक दिन रोएगा, दूसरे दिन वो भी भूल जाएगा। अब आप तय कीजिए, क्या मौत का डर होना चाहिए? हम लोगों में मौत का डर होना चाहिए? जिनके पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, जिनके पूर्वजों ने गरीबी होने के कारण भी इस देश को अपना सब कुछ दिया है, जिनके पूर्वज आज भी यहाँ की सफाई सुबह 4-5 बजे उठ कर देते हैं, उनको डरना चाहिए? नहीं। अगर तुम्हें डर लगता है, अगर तुम्हारे मन में यह शंका है कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, तो अपने घर रहे, इस आंदोलन में किसी कार्यक्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, ना ये कहने आया कि आप जिताएं मेरे प्रत्याशी को, ना। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं, जो लोग तुम्हारे बीच रात दिन खड़े रहते हैं, तुम 2 बजे फोन करते हो तो 2 बजे जाकर थाने और एसएसपी का घेराव करने का काम करते हैं। तुम्हारा वोट, तुम्हारा नोट, तुम्हारा सहयोग अगर किसी को मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए। अगर आज हम कर रहे हैं, भीम आर्मी का कार्यकर्ता कर रहा है, तो उसे मिलना चाहिए, और कल भीम आर्मी के कार्यकर्ता की जगह कोई और करेगा तो ये उसको मिलना चाहिए। ये व्यवस्था लागू तो कीजिए एक बार, इस देश की तस्वीर बदलेगी साहब। अभी आप जानते नहीं है, इस देश में इतनी व्यवस्थाएं हैं कि इस देश का 95% धन जो कोयले की खदानों से, पेट्रोलियम की खदानों से, मैग्नीशियम की खदानों से, लोहल से जो 95% पैसा है, वो यहाँ के 5% लोगों की मुट्ठी में बैठा हुआ है। अगर उसका 10% पैसा इस राजनीति के लोग, राजनेता भारत की जनता की भलाई में लगा दे, तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई भूखा नहीं मर पाएगा। लेकिन हमने सोचना बंद कर दिया है। हम तो जातियां सोचते हैं, हम तो धर्म सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कोई जय श्री राम कहेगा तो वो हमारा, कोई सलाम कहेगा तो वो दुश्मन, दाढ़ी वाला दिखता है तो उसको मार दो, तिलक वाला दिखता है तो उसको गले लगा लो। हम इस चक्कर में पड़ गए। नहीं, किसी देश की व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है, किसी देश को अगर महान देश बनाना है, तो जाति धर्म पर्सनल मैटर है। कौन किस धर्म को मानता है ये आपका खुद का निर्णय है। अगर अगले आने वाली नस्लों को भी तैयार कर सकते हो तो उसको धर्म जाति मत बताइए, उसको बताइए ले ये पकड़ गीता और ये पर कुरान पढ़ ले पहले इनको, फिर अपने आप देख लो तुझे किस धर्म में जाना है, ये कर दीजिए। ये देश उन्नत देश हो जाएगा। ये देश कभी सम्राट अशोक के समय में सोने की चिड़िया था, जब यहाँ समता समानता थी। जब सम्राट अशोक को पढ़ोगे तो पता लगेगा, तलवारों के दम पर इसको विश्व गुरु बनाया, देश को जीता, और फिर बिल्कुल तलवार छोड़ करके इस देश की व्यवस्था को भी चलाया। लेकिन क्या करें, भारतीय नागरिक को आज धर्म का गुलाम बना करके
जाति का गुलाम बना करके ध्वस्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। खास तौर से इस देश के वो मूल निवासी जिन्होंने यहाँ अपनी शासन सत्ता भी कायम की, जिनके नाम से हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है, जिसके नाम से यहाँ की संस्कृति पैदा होती है, वो आज अपने अस्तित्व को खो बैठा, वो आज अपने जमीन को मार बैठा, वो आज अपनी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर बैठा। समझिए बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन किसी पर अन्याय अत्याचार करना नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा से का मौजूद है, जो पिएगा दाड़ेगा, ये सब जानते हैं, लेकिन इस पर अमल कितने लोग करते हैं? 0.1% भी इस सभा के लोगों का हाथ नहीं उठे। 0.1% भी। सर्वे देखिए, खुद सर्वे देखिए, समझिए कि आप बिना किसी की सहायता के, बिना किसी नेता की सहायता के अपने गली मोहल्ले क्षेत्र के फायदे करा सकते हैं। आपके क्षेत्र में जिले में एक भवन होता है, विकास भवन, वहां जाने सरकारी योजना कितनी आती है, प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री की योजना, फलानी योजना, टिकड़ी योजना, कितने लोग जो वहां जाकर पूछ कर आते हैं गाँव में क्या योजना आई है। 0.00% भी लोगों के मामले नहीं। वहां पर व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा वो आती है, योजनाएं, वहां मजदूरों के लिए भी आती है, किसानों के लिए भी आती है, आपके ब्लॉकों में बकरी भी आती है, चारा काटने की मशीन भी आती है, न जाने कितने लोन आते हैं। लेकिन क्या करें, भारतीय युवा जिसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां की लाइन पर चलना चाहिए था, वो युवा चल किस ओर पड़ा है? वो देश में धर्म की राह पर चल पड़ा है। और धर्म भी कौन सा? वो धर्म नहीं जिसको पढ़कर समझा जाए, जिसकी व्यवस्था को स्थापित किया जाए। धर्म वो कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर समझाया जाए और सड़क पर आकर तांडव किया जाए। वो भगत सिंह को जानते हैं, 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़े थे। 23 साल की उम्र में, और 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ने के बाद एक भारत का युवा अंग्रेजों से लड़ता हुआ 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ता है और पूरा विश्व उसको जानता है। कैसे सोचा कभी? सोचिए कि उस समय 10 साल का, 15 साल का बच्चा, जो उस समय का टाइम था, वो कच्चे में नंगे घुमा करते थे। 10-15 साल का बच्चा। अब सोचिए 15 साल की उम्र में भी शहीद आजम भगत सिंह आंदोलन में आए तो 8 साल में उन्होंने कितना काम किया, पूरा विश्व जानता है। ये उनकी वैचारिक शक्ति थी, शारीरिक शक्ति नहीं। वो विचारों से वैचारिक मजबूत थे। जब वो वैचारिक मजबूत थे तो उनका विचार पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला। आज उनको सब लोग जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाहर बिठाया जाता था, आज पूरे विश्व में उनका सम्मान है। समझिए, जब आपके महापुरुषों ने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी तो इस व्यवस्था को परिवर्तित करने में भीम आर्मी के लोगों को एक बार साथ दे दीजिए ना। हो सकता है इस बार आपके क्षेत्र से, कहा है सतेंद्र, ये छोटा भाई बहुत मेहनत करता है, मैं कई साल से देख रहा हूं। जब आता है पूरी मजबूती से आता है, पूरी मजबूती से खड़ा रहता है और कहता है भैया आपके साथ हूं। हो सकता है चुनाव लड़े, अगर ये चुनाव लड़ता है तो क्या करोगे? इसे जिताओगे? नहीं। यही तो कमी है भारतीयों में। नहीं, इसको मत जिताना, इसके काम को जिताना। अगर इसमें क्षमता है काम करने की तो इसको वोट देना, अगर इसमें क्षमता नहीं है तो उसके मुंह पे कहना और मेहनत कर। ये तो भीम आर्मी है दोस्तों, ये सवाल जवाब करना ही तो भीम आर्मी है। आज नेता क्यों परेशान है हमसे? नेता इसलिए परेशान है कि गांव में भीम आर्मी का कार्यकर्ता है जिसका कपड़ा फट रहा है, जब विधायक जी गांव में जाते हैं तो पूछ लेता है वो, साहब 3 साल से हमारे यहाँ का नल का खराब है, सरकारी नल का, और यहाँ पर पटवारी जी आए थे, क्या कर गए थे, इसको ठीक कराएंगे। अब तो ठीक नहीं हुआ साहब, अपने वोट आपको दिया। तो 7 तिल मिला जाते हैं, गांव छोड़ के भाग जाते हैं और फिर हमारे कार्यकर्ता पर मुकदमा लगवा लेते हैं। कई कार्यकर्ता तो मरवा दिए, यहाँ के मंत्रियों ने मरवा दिए। प्रशासन का परिसर देकर कह दिया कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन उन्हें क्या पता, हम क्षमतावान लोग, हम ताकतवर लोग, हम पढ़े लिखे लोग समाज को तैयार कर रहे हैं। और जिस दिन समाज तैयार हो जाएगा और हम यहाँ की शासन सत्ता में बैठेंगे, उस दिन कराएंगे सीबीआई जांच कि हमारा कार्यकर्ता मरा कैसे। उस दिन पूछेंगे मंत्री जी से भी। और मैं तो कहता हूँ भाई मंत्री जी, हम भी यहाँ आते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, हमारा भी नंबर दे लो एक बार, हम पर भी हथियार गोली चला दो।
जो होगा देखा जाएगा, लेकिन विचारधारा तो यही है। इस देश के प्रति जितनी जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूं, जितनी जिम्मेदारी मेरी टीम समझती है, अगर आप भी समझ लें तो क्या कहना। एक बात का जवाब चाहता हूं कि अगर आपका बेटा बलात्कार कर दे तो क्या उसके सहयोग में खड़े हो जाओगे? जोर से बताओ। नहीं ना, उसने गलत किया ना। जो गलत करेगा उससे बिल्कुल सहयोग में नहीं खड़े होगा। इस देश की व्यवस्था क्या है? जो रेप करते हैं आज उनके पक्ष में सभाएं हो जाती हैं, उनके पक्ष में बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। सोचिए ये देश किस ओर जा रहा है। मैं तो कहता हूं आरएसएस के लोगों को भी, मैं ये जानता हूं कि उन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया, और वो जिसको मान कहता है सावरकर, वो चड्डीधारी, गूगल पर उंगलियां मारिएगा, लिखिएगा सावरकर के माफी नामे। अंग्रेजों से माफी मांगी थी, काला पानी यही चलेगा था कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सेवा सुरक्षा करूंगा। ये सावरकर ने लेटर है, सावरकर के गूगल में मारेगा सर, मैं नहीं कहता। वो उसको मानते, मैं तो उन्हें भी कहता हूं कि अगर तुम अपने आप को देशभक्त देश प्रेमी बताते हो तो जब बेटियों का रेप होता है तो रेपिस्टों के पक्ष में क्यों खड़े होते हो? मैं तो उन्हें भी कहता हूं इस देश की व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं है। भीम आर्मी के लोग लगातार लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये देखिएगा अगले 10 से 20 साल के अंदर यहाँ पर गलत को गलत और सही को सही कहा जाएगा। अपनी एक आदमी आएगा वो बात करेगा। मैं तो गर्व करता हूं अपने कार्यकर्ताओं पर कि मुझे एक नेताजी ने कहा, भाई अपने कार्यकर्ताओं को खिलाते क्या हो? मैंने पूछा क्या हुआ? कि चुनाव में मैंने तेरे पैसे की पेशकश दी ग्राम स्तर तक के पदाधिकारी को, लेकिन उसने कहते भीम आर्मी वाला हूं, बिकने का नहीं। तो मैं तो गौरव करता हूं, गौरवान्वित होता हूं अपने कार्यकर्ता के विषय में। सोचता हूं कि वो रात को 2 बजे उठ करके अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता समझ के। मैं कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से भी कि अगर कुछ कमियां तुम में है और समाज ये कहता है कि कमी तुम में है, तो इन कमियों को दूर करने का काम करो, क्योंकि तुम सिर्फ भीम आर्मी के पदाधिकारी नहीं हो, तुम आने वाले समय में इस देश के निर्माण के लिए बड़ा योगदान अपना देने वाले हो। ये बात लिख लीजिएगा मेरी। तो मैं यही आपसे भी पूछता हूं कि जो सिर्फ कुर्ता उठाकर 5 साल के बाद आपके गांव में, आपके घरों में आकर कहेंगे कि वोट हमें दो, उनको वोट दोगे, या ये लोग जो यहाँ बैठे हैं जिनमें से कोई नेता नहीं है, रात को 2 बजे फोन करते हैं, 2 बजे मदद के लिए जाते हैं, तो उनको दोगे? ये तय करो। तय करो कि जब कोई सभा होती है, जैसे ये सभा हुई है, यहाँ अपने पैसे भी खर्च किए होंगे। अगर जिस नेता ने तुम्हारा काम नहीं किया, जिसने तुम्हारे गांव के गली खोंदे ठीक नहीं किए, वो नेता गांव में आ भी जाता है ना, तो मैं ये कहता हूं उस नेता को पानी तो पिला देना, लेकिन वो साफ कह देना कि आज के बाद गांव में कदम मत रखना, गांव से बाहर निकल जाए। और ये भड़काना नहीं, ये देश हित है, बिल्कुल देश हित है। आज इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जा रही हैं। आप देखिए, आप मॉल में जाकर घुसिए, एक मॉल में घुसेंगे, खाए सेब भी लीजिए, केले भी लीजिए, सुई भी लीजिए, चप्पल भी लीजिए, कपड़े भी लीजिए, सब कुछ लीजिए। ये तो छोटे छोटे दुकान यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुकान वाले, इनके व्यापार को खत्म करने का 10 साल के बाद इनके व्यापार को बिल्कुल खत्म करके इनको डैमेज कर दिया जाएगा। अभी तो हम भ्रम में हैं, लेकिन ये बातें जब सोची जाएंगी, समझी जाएंगी, तब पता लगेगा कि किस कदर कितना बड़ा नुकसान इस देश में हो रहा है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि अगर वाकई उन्नति की ओर जाना है, वाकई देशभक्तों में नाम लिखवाना है, और वाकई बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, तो अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाइए। और जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले साहब, काशीराम साहब को पढ़ने का काम कीजिए। अपने आप के जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप। और रही सरकार बनने बनाने की बात, ये जो आवाम यहाँ बैठी है, इसका दिमाग एक दिन घूम जाए, एक दिन यहाँ की मौजूदा सरकार और यहाँ की पिछली सरकार को सांस नहीं आने दिया जाएगा। बिल्कुल मैं बंद कर देता हूँ आपको, एक दिन आप लोगों ने सब खाएंगे। मन बनाइए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का मन बनाइए जो लड़ते हैं, बिना जाति और धर्म देख करके मन बनाइए। मैं कहता हूँ संविधान को मानने वाले को, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ जो प्रगतिशील लोग हैं, जिनकी वैचारिक क्षमता ऊपर है, मैं उनसे भी कहता हूँ जो चाहते हैं इस देश में शांति और अमन कायम रहे, कि कुछ करे ना करे भीम आर्मी के कार्यकर्ता बन जाइए। बस आपके जीवन में स्वतः परिवर्तन आ जाएगा।
आज 24 राज्यों में भीम आर्मी का अपना काम है। और अगर केरल के कलेक्टर को भी मैं फोन कर दूं, किसी गलत मामले में कलेक्टर पर सरकार के दबाव में हो और मैं कहूं कि ये चलेगा नहीं, तीरंदाजी करोगे तो वहीं आ जाऊंगा, तो ये समझ लीजिए ये छोटा सा व्यक्ति, आपका कार्यकर्ता, एक फोन पर कलेक्टर की हिम्मत नहीं होती कि कुछ गलत कर जाए और क्यों छोड़ दीजिए। तो ये मैं आपसे कहता हूं, ये ताकत किसी एक व्यक्ति में हो काम नहीं चलेगा। ये ताकत देश के प्रत्येक नागरिक में जब तक नहीं आएगी तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा, आपके लोगों के साथ गलत होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। अभी कई मामले जो यहाँ के मेरे पास आए, मुझे देखकर तो बहुत अफसोस हुआ। मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ, एक बहन के साथ छेड़खानी की गई, आज तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भाई एसएसपी साहब, वैसे तो आपका जिला बहुत गर्म आजकल चल रहा है, मैंने सुना है कि भाई यहाँ दंगा मंगा भी कोई हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मेरे लोगों के साथ गलत होगा, शोषित वंचितों के साथ गलत होगा, तो मजबूरी रहेगी हम जैसे लोग सड़क पर उतरेंगे। हालांकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, हम ये जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है वो मुझे भी अधिकार देता है। तो ये जो समस्या है, जो मैंने बताया, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी ये घटनाएं पढ़ते हुए शर्म आती है कि ऐसा क्यों है। भीम आर्मी है तो फिर भी ऐसा क्यों है, सरकार है तो ऐसा क्यों है। एक घटना है कि एक गांव में दबंग, हाँ, कमरों की जगह थी, प्रधानमंत्री आवास वहां आ रहा था, लेकिन वहां के मौजूदा मंत्री के प्रेशर से वो जगह छीनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब, ये चीजें कल आप तक भेजी जाएंगे, एसएसपी महोदय कल या परसों इनका संज्ञान लीजिएगा, वरना 15-20 दिन के बाद मुझे आकर आपके कार्यालय पर बैठना होगा, जिसमें चाय की और खाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, वहां पानी के टैंकर भी आपको लगाने पड़ेंगे। एक घटना जो बहुत ही दुखदायक है, मैं उस घटना को जब पढ़ रहा था तो मुझे खुद पे भी शर्म आ रही थी और यहाँ के प्रशासन पे भी शर्म आ रही थी, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों पे भी ऊपर शर्म आ रही थी। कैसी कि एक महिला का कई बार गर्भपात कराया जाता है, कई बार, और उसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। ये हम जैसे भारतीयों के लिए शर्म की बात है। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ जांच एजेंसी के लोग होंगे, उन्हें बताइएगा कि भीम आर्मी का जिम्मेदार साथी आया था जो अपने आप को बहुत जिम्मेदार समझता है, वो कल या परसों सारे मामले आपके पास भेजेगा। इनकी सही जांच करके और उचित दोषियों पर कार्रवाई हो। वो अगर मंत्री के रिश्तेदार भी हैं तो माननीय एसएसपी महोदय और कलेक्टर महोदय कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि वो रिश्तेदार एसएसपी के होंगे, हमारे नहीं है। हम आएंगे, यहाँ बैठेंगे, उनका इलाज जरूर करवाएंगे। और कुछ जानकारी, क्योंकि पूरे देश में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को खूब हमले हो रहे हैं। अभी भाईचंद सिंह जी पर गोली चली, कुछ दिन मेरे पीछे गाड़ी लगाई गई, मध्य प्रदेश में कई कार्यकर्ता हमारे मारे गए। तो ये सिलसिला जो खून का वो लोग चलाना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के वीरेंद्र गोयल जो भीम आर्मी के संभाग संयोजक हैं, संभाग अध्यक्षों ने जान से मारने की धमकी दी जा रही है, प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मैं बताऊं, खून जो है ना, खून हमारे जो ब्लड है, खून है, उसमें शौर्य पहले से है। भीमा कोरेगांव 28,000 वर्सेस 500, और ना जाने से कितने इतिहास है जो दफन। तो तलवार से तो हम डरने वाले हैं नहीं, और जिस दिन तलवार उठा ले उस दिन विध्वंस भी कर सकते हैं, ये भी तय है। लेकिन करें क्या, ये मैं जानता हूं कि तलवार, बंदूक और गोलियां कभी किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकती, कभी अच्छी व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। कलम एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकती है। तो मैं कहूं लोगों से, जब हम मारते पीटते हैं, भाई रहने दो, क्यों हम कुछ करते हैं तो प्रशासन हम पे लड़ बजा करके जेल भेज देता, फिर हमें कहता है ये नक्सली है। तो मैं ये कहता हूं पूरे देश के अंदर उन सभी साथियों से जो भीम आर्मी के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, कि या तो वो भीम आर्मी के लोगों के पास आकर बैठे, उनकी विचारधारा समझे, और अगर विचारधारा नहीं समझना चाहते तो भाई गोली से मत डराइएगा, कहीं हमारा दिमाग घुमा तो गलत हो जाएगा। मैं कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि किसी भी सूरत में दंगे की ओर मत बढ़िएगा।
बढ़िएगा तो कलम की ओर बढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि अगर एसएसपी कलेक्टर भी संज्ञान नहीं लेते आपके मामले का तो 24 घंटे में आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज हासिल कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, तब जाकर समाज का भला हो सकता है। बहुत अच्छा भाषण देने से, बहुत अच्छे सारे लोग इकट्ठे करने से समाज का भला नहीं हो सकता। एक चीज और कहूंगा, यहाँ बहुत सारे गांव के लोग हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग हैं। मैं एक चीज और कहूंगा कि अपने गांव में एक शैक्षिक स्तर पे एक स्टडी सर्कल, एक पढ़ने की व्यवस्था स्टार्ट कीजिए। कैसी? कि आप किसी भी किताब को पढ़ें, उस किताब पर चर्चा हो। एक किताब पढ़े, उस पर चर्चा हो। अपने गांव में जो लोग सक्षम है, शहरों से किताब खरीद कर ले जाए, रखें गांव के मंदिर में, मस्जिद में, धर्मशाला में, और उसको पढ़ा जाए। उसको पढ़ने के बाद उस पर चर्चा होगी क्या सही क्या गलत है। आज जानते हैं, टीवी देखता है ना, टीवी पर एक पत्रकार बैठा हुआ है और 4 डिबेट करने वाले बैठे हुए हैं, और चारों डिबेट करने वाले क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ जो है एक दूसरे की तुक्का फजीती कर रहे हैं। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। उसमें एक अगर सवाल लिया जाए कि भारत की शैक्षिक उन्नति के लिए क्या किया जा रहा है, तो नील हो जाएगा मामला। अगर एक सवाल लिया जाए कि बेरोजगार के रोजगार के लिए क्या किया जाए, तो नील हो जाएगा मामला। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं करना चाहते, तो मामला नील हो जाएगा। भाई क्या हो गया? हाँ तो कोई नहीं, आप बैठिए ना, गाड़ी बैक हो रही है, वो बना करते रहेंगे, आप बैठिए आप लोग। तो इसलिए अपने गांव के अंदर हो सके तो भीम आर्मी पाठशाला खोलिए, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाइए, 1 घंटे शाम को ट्यूशन। इस देश की व्यवस्था जब बदलेगी, जब वो बच्चे जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पढ़ता है ना, वो मजबूती से पढ़ लिख करके आगे जोर बढ़ पाएंगे। वरना खिचड़ी खाने से साहब किसका भला हुआ? जाओ बाबा, ये खिचड़ी तो खास तौर से यहाँ के मौजूदों को निकम्मा नाकारा बनाने के लिए स्कूलों में चलाई गई। ये काम शुरू कीजिए, देखिए व्यवस्था बदलेगी, ये देश बदलेगा। जो लोग यहाँ जाति धर्म के नाम पर हत्या करते हैं, वो लोग मुंह की खाएंगे, उन लोगों के मुंह पर ठोकर लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब पढ़ता हूँ और देखता हूँ चारों तरफ, तो एक दर्द महसूस होता है, देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है। पहले सिर्फ ये समझता था कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ के दलित आदिवासियों के प्रति है, लेकिन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को जब से पढ़ा है तब से ये समझ आ गया है कि मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी यहाँ के हर शोषित वंचित के प्रति है, जिसका बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है, उसके प्रति जिम्मेदारी। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इस भीम आर्मी के कार्यकर्ता की जो बातें उसने आपके सामने बयां की है, ये हो सकता है कि चटकारेदार ना हो, आप इन पर अमल जरूर करेंगे, इन पर सोचेंगे जरूर, और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं कहता हूं वंचितों से, शोषितों से, कि अगर अपने आप को दुख दर्द दूर करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए। पहला कहा शिक्षित बनो, दूसरा कहा संगठित हो जाओ। शिक्षा हम बड़े पैमाने पर ले रहे हैं, संगठित होने के लिए मैं मांग करता हूं आपसे कि एक बच्चा कम से कम आप अपना भीम आर्मी संगठन के नाम करें, एक बच्चे को भीम आर्मी की सदस्यता जरूर दिलाए। ये संगठन पूरे देश में मजबूत संगठन के रूप में दिलाए। आपके घर से एक बच्चा मैं मांग करता हूं, बेटी हो बेटा हो, उसको भीम आर्मी वालों को सौंपे। भीम आर्मी के लोग उसको सिखाएंगे, बड़ा करेंगे, फूले साहब अम्बेडकर का आंदोलन समझाएंगे, बुद्ध पेरियार रैदास समझाएंगे, और समता समानता की विचारधारा वाला व्यक्ति उसको इस देश में बड़ा करके खड़ा करेंगे। देखिए, जिस इनकलाब की बात हम करते हैं, वो इनकलाब एक दिन जरूर इस देश के अंदर आएगा। इस देश में एक दिन समता समानता होगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं उन्हें भी कह दूं जो हर तीसरे दिन एक बार घोषणा करते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान को बदल दो, संविधान को ये कर दो। मैं बताऊं उनको कि संविधान तो में रोके हुए है। हमारी बेटियों का रेप हो जाता है, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, लेकिन हथियारों पर नहीं उतरते। ये संविधान तो उनको रोके हुए है। तो साहब, संविधान की तरफ खत्म करना छोड़िए, उंगली भी मत उठाइएगा, क्योंकि अगर संविधान को मानने वाले अपने पुराने रूप में आए, अपने पुराने रूप में आए तो गलत हो जाएगा। मैं फिर कहूंगा भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को कि कोई भी साथी किसी झगड़े दंगे में से दूर रहेगा। अगर प्रशासनिक कर्मचारी भी आपके साथ गलत करता है तो लीगल एक्शन आपका राइट है, लीगल एक्शन लिया जाएगा। कितना बड़ा अधिकारी उसको जेल भिजवाने का काम किया जाएगा।
मैं यहाँ के प्रशासन से भी अपील करता हूँ। मुझे जानकारी लगी कि यहाँ भी अपने अधिकारों को लेकर के एक आंदोलन हुआ, जिसमें एक बड़ा दंगा किया गया, उसमें कुछ निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। तो प्रशासन के साथी वीडियो फुटेज के आधार पर आज हर जगह कैमरे हैं, जो दोषी है उन पर कार्रवाई करे, जो दोषी नहीं उन पर कार्रवाई करने का काम बिल्कुल ना करे। क्योंकि अगर किसी गरीब शोषित वंचित के साथ, निर्दोष के साथ कार्रवाई होगी तो भीम आर्मी के लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे। भीम आर्मी के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो फिर आप हमें कहीं दिल्ली में डिटेन करोगे, कभी यहाँ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दोगे, फिर हम दोबारा आएंगे, आप लोग साहब व्यवस्था खराब करते हैं। तो हम नहीं चाहते व्यवस्था खराब करनी, आप न्याय कर दीजिए, हम व्यवस्था खराब नहीं करेंगे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों ने मुझे गुना। बस लास्ट में एक बात और कहूंगा, एक बात मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहूंगा। मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे एमपी एमएलए बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने गांव की 1 किलोमीटर की परिधि बोलते हैं गोल घेरे को, मैथ में पढ़ा होगा, अपने गांव से 1 किलोमीटर की परिधि का एरिया अपनी जिम्मेदारी पर ले ले और ये कह दे कि इस एरिया में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग मैं खड़े करके दूंगा, भीम आर्मी का कारवां मैं खड़ा करके दूंगा। 1 किलोमीटर के परिधि सिर्फ 1 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता, एक मजदूर भी कर सकता है। तो वो 1 किलोमीटर की परिधि पकड़ लीजिए और गांव जाइए, भीम आर्मी के लोगों का काम समझाइए, समर्पण समझाइए, बताइए अपने उस नेता के विषय में जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जो रात दिन अभी मध्य प्रदेश से यात्रा कर गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में यात्रा, राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं, जो रात दिन चलने का काम करता है। चाहे तो वो व्यक्ति अच्छी तरीके से इसी में रह सकता है, लेकिन नहीं, वो व्यक्ति रात दिन चलता है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए चलता है, आपके दुख दर्द को कम करने के लिए चलता है। तो जाकर के बताइए, गांव-गांव में बताइए कि भाई भीम आर्मी एक संगठन है जो मानवता के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, जो शोषित वंचित के लिए काम करता है। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जो पूर्णतया फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर स्थापित है। जाके बताइए, आप देखिए, आज जिन लोगों से हम भीख मांग रहे हैं ना कि हमें न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, कल भीख नहीं मांगेंगे, कल उनकी छाती पर खड़ा होकर न्याय उनको छीनेंगे। ये हमें चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही लोकतंत्र है, इसका प्रयोग कीजिए। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। छोटा भाई सत्येंद्र रावत, मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि इस बार ये आपके यहाँ से प्रत्याशी हो, इसका चेहरा देख लीजिए, मजबूत साथी है, रात दिन खड़ा रहता है, बहुत काम करता है, देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के साथ, उसे पता लगता है, बहुत काम करता है। ये अगर आपके क्षेत्र में आता है तो आंख बंद कर इसका कंधा मजबूत कीजिएगा, इसको पैसे भी दीजिएगा, जो भी 2 रुपए हो, रोटी भी दीजिएगा और वोट भी दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी कही गई बातों को गुणेंगे और इन पर खास तौर से युवा तो करने का काम करेंगे। कहना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये मंच सार्वजनिक मंच है, हो सकता है कि मैं चुनावी दौर चल रहे हैं, किसी को मेरी बातें बुरी लग जाए, फिर वो कहीं पे मुकदमा करो, मैं इतिहास संभालू, तो मैं जनरेटर पढ़ना नहीं चाहता, चंद लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं।